हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबॉम विद क्यूट केमिस्ट्री। चलो हम लोग चैप्टर 17 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, है ना। जल्दी जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है गाइस। और कमेंट किया करो, मैं भूल गया था, अभी तक बोला नहीं था। मुझे लगा यार कैसा पढ़ा रहा हूँ, मतलब हेल्प करो, पढ़ा तो नहीं रहा अभी। अभी तो पढ़ा रहा हूँ, अभी रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है गाइस। और इसके बाद हम लोग नीट के आए हुए क्वेश्चन और छोटे छोटे ट्रिक जितने भी चैप्टर में हैं, जहां पर भी एग्जाम्पल उसके अलग से दूंगा, ठीक है। दिया हूँ, खिचपिच हो गया है, ठीक है। तो अभी मेन इंपोर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि नीट का एग्जाम नजदीक है, इसलिए। चलो, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, आज 17 चैप्टर। तो ये सिंपल फॉर्म में जो हम लोग O2 इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, इसे ब्रीदिंग बोलते हैं और कॉमनली नोन एज रिस्पायरेशन। अब देखो, रिस्पायरेटरी ऑर्गन जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, टिल द प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टिनोफोरा, टिल द प्लैटीहेल्मिन्थेस कॉमन बॉडी सरफेस था। कॉमन बॉडी सरफेस था। जो एक्वेटिक ऑर्थोपोडा है, एक्वेटिक मोलस्का है, उसमें गिल्स। जो आर्थ्रोपोडा है उसमें ट्रैकेल सिस्टम। जो आ गया ये फिशेज में गिल्स। रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, ये सब में लंग्स। और फ्रॉग में तो भाई कितने टाइप से रिस्पिरेशन होता है। पक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन होता है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। बक्कोफेरेंजियल मतलब बक्कल कैविटी से वो रिस्पायर करता है। क्यूटेनियस मींस स्किन से वो रिस्पायर करता है। मेडक एम्फीबिया के बारे में बोल रहा हूँ। बक्कल कैविटी से करता है, स्किन से करता है, और इससे भी करता है, पल्मोनरी लंग से भी करता है, ठीक है। तो यही सब देखा है। और क्या, यही यही यहाँ पे दे रखा है और कुछ भी नहीं गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल सबसे आता है, फिर नेजल चेंबर आता है, फिर फैरिंग्स आता है। फैरिंग्स क्या था? कॉमन कॉमन पैसेज था। किस किस का? फूड का एंड एयर का। फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज था। फिर ग्लोटिस था। ग्लोटिस के बाद ट्रैकिया था। ट्रैकिया में ही क्या होता है? ट्रैकिया में ही एक पार्ट लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स जिसे जिसे साउंड बॉक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रैकिया तक आता है। ट्रैकिया, ये ऐसे ट्रैकिया आया। ट्रैकिया जो है थोरेसिक पाइप, अभी पढ़ोगे वर्टिब्रल कॉर्डिंग, T5 में आकर के ये टूट जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। T5 में एनसीईआरटी में लिख रखा है ना, इधर और इधर हो जाता है, ठीक है। उस ये इसी के बाद ब्रोंकियोल बोलते हैं, ये डिवाइड होकर के, है ना, ये ब्रोंकियोल बोलते हैं, फिर ब्रैंकियोल बोलते हैं, फिर ये छोटे छोटे बैक्सलाई का स्ट्रक्चर होते हैं, उसे एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। और ये सब में सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट रिंग होता है कार्टिलेज का, पूछा गया है, ठीक है गाइस। तो और लैरिंग्स को साउंड बॉक्स बोलते बता दिया। ये सब पढ़ेंगे, यही इसका पाथवे है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, यही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो, दो लेयर से कवर्ड होता है लंग। आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है। प्लूरल फ्लूइड क्या क्या चीज से? जर्क से बचाता है और स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। रब नहीं होता है एक दूसरे में, नहीं तो खर्रा जाएगा वो, है ना, रबनेस आ जाएगा। तो क्या करता है वो? फ्रिक्शन, रिड्यूस द फ्रिक्शन। और प्रोवाइड क्या करता है? फ्रिक्शन तो होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लूरल फ्लूइड। ये देखो, ये एपिग्लोटिस है, फिर लैरिंग्स है, ट्रैकिया में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है। ये देखो, ये ब्रोंकस है, इसको डिवाइड हो गया, ब्रोंकियोल हो गया। ये सब छोटा छोटा ब्रोंकियोल हो गया। फिर ये एल्वियोलाई है, दोनों के बीच में, आउटर और इनर प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड है। ये दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये देखो, लंग्स जो है आगे जो है स्टर्नम से, पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम से, और लेटरल जो है रिब से। तो वही बता रहे हैं। और नीचे जो है डोप से, डायफ्राग्म से। सॉरी गाइस, अब आ जाओ। देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो पार्ट होता है, उसे जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम का क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंकियोल, और एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम रिस्पायरेटरी एक्सचेंज कर, इसे रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक्सचेंज साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन और O2 कहाँ होता है? एक्सचेंज पार्ट दिस साइड, मतलब जो एल्वियोलाई है वही साइड है एक्चुअल O2 और CO2 का।
बिटवीन ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर का, ठीक है। अभी बता दिया थोरेसिक चैम्बर में जो होता है फ्रॉम डोर्सली भाई, डोर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम, आगे ये जो है स्टर्नम है, साइड में जो है ये रिब से नीचे डायफ्राम में है, डोम से का। अब रिस्पायरेशन का फ्लोइंग है, सबसे पहले क्या होता है O2 CO2 हम लोग एटमॉस्फेयर से अपने लंग्स में लेंगे, फिर लंग्स के एल्वियोलाई से लेकर के ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड जो है वापस टिश्यू को देगा, है ना, यही है। फिर टिश्यू जो है उसे यूटिलाइज करेगा, यही है। देखो पहले ब्रीथिंग किया, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैस नहीं एल्वियोलर मेम्ब्रेन, फिर गैसेस ब्लड में हो रहा है ट्रांसफर, फिर O2 टिश्यू में हो रहा है, फिर उसका यूटिलाइज हो रहा है कैटाबॉलिक रिएक्शन में। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लो। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इनहेल जो करते हैं एयर को, इंस्पायरेशन। एक्सहेल तो जो करते हैं, इनहेल करते हैं O2 और एक्सहेल करते हैं CO2। ये बचपन पढ़े, ऐसा नहीं है। एयर इनहेल, एयर में O2 CO2 भी रहेगा, कंसंट्रेशन कम ज्यादा रहेगा, और वापस जब रिलीज करते हैं उससे भी O2 CO2 रहेगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस रहेगा। तो ये कैसे होता है समझ लो, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। कोई भी पढ़े थे, कोई भी चीज अलोंग द कंसंट्रेशन जाती है हायर से लोअर, तो हमारा लंग्स में जब है, हमारे मतलब लंग्स में जो है बनता है प्रेशर जो है, अगर प्रेशर कम रहेगा ऑक्सीजन का और बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से अंदर जाएगा, और लंग जो क्रिएट करता है प्रेशर वो नेगेटिव प्रेशर करता है, ठीक है, तो अंदर आएगा एयर। जब क्या लंग्स में कम प्रेशर, लंग्स कम प्रेशर बनाएगा और बाहर ज्यादा प्रेशर रहेगा एयर का, तो अंदर आएगा। और जस्ट उल्टा, अंदर ज्यादा प्रेशर हो गया, बाहर कम प्रेशर है, तो एयर एक्सपायर होगा। यही प्रोसेस है, नेगेटिव प्रेशर बनाता है। अब बताओ ये सब में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में जो हेल्प करता है मसल्स, वो मेनली दो होता है, डायफ्राम और एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है गाइस। और इसके साथ साथ जो हेल्प करता है वो रिब्स करता है, ठीक है ना, रिब भी करता है। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एंटीरियो पोस्टीरियर साइड में वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो थोरेसिक चैम्बर का जो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे, ये सब पूछा जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है तो इसे इंक्रीज करता है वॉल्यूम, ठीक है। और इंटरनल कोस्टल जो होता है लिफ्ट जो होता है वो लिफ्ट करता है रिब को, तो रिब ऊंचा उठेगा, स्टर्नम भी ऊंचा उठेगा, ये भी करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, डोर्सो वेंट्रल साइड में, ये इंटीरियो पोस्टल साइड में बढ़ा रहा था थोरेसिक वॉल्यूम, और ये जो बढ़ाएगा ये डोर्सो वेंट्रल में बढ़ाएगा, ठीक है गाइस। स्टर्नम इंक्रीजिंग इन थोरेसिक डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। वो इंटीरियो पोस्टर में बढ़ा रहा था, दोनों कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है। ये सब फिगर से देख लेना, फिगर इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिगर जो इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। अब जो है यही है कि पलमान वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर पीवी इक्वल टू, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी पढ़े है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको कांस्टेंट मान लो, तो P इक्वल टू V इक्वल टू P इक्वल टू V इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इक्वल टू 1 अपॉन V या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घटेगा तो बाहर, अंदर प्रेशर घट गया, बाहर प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो अब बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। क्या हो गया, इंस्पायरेशन का प्रोसेस ये बता दिया। जस्ट इसका रिवर्स कर लो, वापस अपनी जगह पे आएगा, है ना, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट था रिलैक्स हो जाएगा, इंटरनल कोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगा तो घट जाएगा, उल्टा हो जाएगा प्रोसेस, तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ, एक वन हेल्दी ह्यूमन में 12 से 16 बार होता है ब्रीदिंग, ठीक है, याद रखना पर मिनट पूछा गया है, ठीक है। और ये जो ब्रीदिंग का मूवमेंट एस्टिमेट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर है। ये VVI है, ये वाला आप जो टॉपिक पढ़ेंगे VVI है गाइस, इसे डाटा आपको याद करना पड़ेगा, मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली जो है वॉल्यूम, चार ही टाइप के वॉल्यूम होते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, बाकी सब कैपेसिटी होता है, वो इंक्लूड करके अभी पढ़ेंगे। वो सब चार कैपेसिटी और चार वॉल्यूम है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग में जो सांस गया अंदर बाहर, वो है टाइडल वॉल्यूम, जिसका क्या होता है 500 ml होता है, 500 ml होता है एक बार में, टोटल अगर काउंट करोगे
मिनट में तो 6000 to 8000 ml पर मिनट है, ये पर मिनट है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर एडिशनल वॉल्यूम ए पर्सन का इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये जो इंस्पायर करके रोका मैंने फोर्सफुल, तो वो जो था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, आईआरवी था, वो होता है 2542 3000 ml। जो बल लगा करके फोर्सफुली एक्सपायर्ड कर दिया टोटल कोड, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 to 1100। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ये देखना एडिशनल वॉल्यूम जो है ना, एडिशनल वॉल्यूम पक्का इंस्पायर से बाय फोर्सफुल, ये सब ये डाटा है। रेसिडुअल में जब फोर्सफुल हम लोग एक्सपायर कर देते हैं, जो लंग्स में बच जाता है ना, जो लंग में बच जाता है उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। उसे ये 1100-1200 ml होता है, 1100 से 1200 ml, इसे रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। अब ये सब जो है, ये सब अभी तक जो पढ़े ये बेसिक है, ये हम लोग का बेसिक है। अब जितने भी अभी तक वॉल्यूम पढ़े ये सबको मिला करके उसे कैपेसिटी बोलते हैं। तो देखो कैपेसिटी 4 टाइप के 5 टाइप के हो गए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, पर्सनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में नॉर्मल रिस्पायरेशन, इसको याद रखना, टीवी प्लस आईआरबी दोनों को ऐड कर लेना। वो एक्सपायरेटरी में टीवी इक्वल टू ईआरबी होता है, पर्सनल रेसिडुअल में ईआरबी इक्वल टू आरबी होता है, वाइटल कैपेसिटी में ईआरबी टीवी आईआरबी सब होगा, केवल रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ करके टोटल लंग कैपेसिटी में सब होगा, जितने वॉल्यूम वाले रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और आईआरबी 5500 निकलता है इसका डाटा, 5500 से 6000 ये होता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें से ये वाले में से क्या रेसिडुअल वॉल्यूम को माइनस कर दो तो वाइटल कैपेसिटी निकलता है, तो बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखो, एल्वियोलाई जो होता है प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड और वहां पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, पहले तो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, तो बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं भाई, प्रेशर के डिफरेंस के वजह से इंस्पायर कर रहे थे। solubility of the gas as well as the thickness of the membrane involved in diffusion also some important can affect rate of diffusion। of course rate of diffusion को जो गैस किस टाइप का गैस है, ज्यादा उसकी डेंसिटी कम है, ज्यादा है, वो छोटा है, बड़ा है, ये सब पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन में हम लोग पढ़ चुके हैं। और मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन पतला है मोटा है, इस पर भी अभी पढ़ोगे। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर के 3 मिल करके बनाता है, ठीक है ना। अब आ जाओ ये कि O2 का कंसंट्रेशन और CO2 का कंसंट्रेशन कहाँ होता है रिस्पायरेटरी गैस में। ये देखो O2 का एटमॉस्फेयर में 159 होता है, ठीक है, mmHg, और ये होता है 0.3 mmHg, ठीक है। ये जो भी पढ़ रहे हैं पार्शियल प्रेशर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसे एज अ प्योरिटी भी देखना कि प्योरिटी के हिसाब से पार्शियल प्रेशर mmF कार्बन डिफरेंट इन्वॉल्विंग कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेरिक एयर में पहले ऑक्सीजन का लेते हैं 159, एल्वियोलाई में गया थोड़ा सा कम हुआ, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में गया पहले 159 था, 159 था, फिर अंदर गया 104 आया, फिर ऑक्सीजनेटेड में आ जाओ, डिसऑक्सीजनेटेड में 104 से ऑक्सीजनेटेड में 95 हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड के बाद टिश्यू में जाएगा ना भाई, पहले ब्लड में ऑक्सीजनेट 95 हुआ, पहले एल्वियोलाई में गया, सबसे पहले बाहर था 159 था, एल्वियोलाई में गया 104 आया, 104 से फिर ब्लड में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 आया, फिर टिश्यू में गया, टिश्यू में 40, टिश्यू में जितना था क्योंकि टिश्यू से वापस वेन के द्वारा, अभी आर्टरी के द्वारा ब्लड में गया, अब वापस वेन ब्लड में आएगा, वेन वाले में ऑक्सीजन कम कंसंट्रेशन CO2 का ज्यादा होना चाहिए, तो वापस किससे आया, वापस इम्प्योर वाले से आया, डीऑक्सीजनेट से, तो उसमें सेम रहेगा। डीऑक्सीजनेटेड में हमेशा टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर CO2 हो, दोनों का सेम होता है। अब CO2 का आ जाओ, CO2 बढ़ते जाएगा, CO2 का 0.3 था एटमॉस्फेयर में, एल्वियोलाई में 40 हुआ, टिश्यू में गया 45, टिश्यू में गया 45, ठीक है। और नहीं, पहले तो एल्वियोलाई में 40 था, ऑक्सीजनेटेड में भी